Good morning, dear students. Lastly, we are talking about the basic concepts and meaning of linear programming. Now, we are talking about today the important concepts of linear programming and the methodologies of related to the linear programming. Friends, lastly, we are talking the basic meaning of a linear programming and a meaning of correlation coefficient. मैंने आपको समझाया था कि कोएफिशिएंट क्या है और लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है. ठीक है, तो आज हमें इसे डिटेल्स में पढ़ना है. फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कल बताया था कि टाइप्स है कोरिलेशन के, तो दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन था और नेगेटिव कोरिलेशन था. पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया था द एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन, एंड नेगेटिव कोरिलेशन के लिए मैंने एग्जांपल दिया था एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर कोरिलेशन जो है उसके स्टडी करने की तीन मेथड्स है. आज हमें उसमें से एक पढ़नी है और ये एक्चुअली द लास्ट टॉपिक फॉर थियोरी. ओके, और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे द कार्ल पियर्सन मेथड्स जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है जहाँ से सम स्टार्ट होते हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग वो सारे टॉपिक के बारे में बात कर लेंगे कि जो यहाँ पे थियोरिकल एस्पेक्ट से आ रहा है. ओके, वैसे इस चैप्टर के अंदर थियोरिकल जो है वो स्कैटर डायग्राम तक ही है, यानी कि फर्स्ट मेथड तक ही है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे सारी थियोरिकल कंसेप्ट्स को क्लियर करके आगे जाना है, क्योंकि जब कार्ल पियर्सन मेथड स्टार्ट होगी तो वहाँ पे हमें इसकी कमेंट्स को भी अप्लाई करना है. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अ स्कैटर डायग्राम. सी फ्रेंड, देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ कोरिलेशंस. स्कैटर डायग्राम मेथड्स है, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, इसका नाम है. जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि इसका नाम प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड क्यों है. और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है जो हमें पढ़ना है लास्ट मेथड के अंदर. तो ये तीन मेथड जो है उसके बारे में पढ़ना है फ्रेंड. लेकिन एक बार हम रिकैप कर लेते हैं. तो कोरिलेशन का मतलब मैंने समझाया था कि दो वेरिएबल है और दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसे हम बोलेंगे कोरिलेशन. और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब मैंने बताया था कि ये दो वेरिएबल जो है उसके बीच में जो स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड. तो कोएफिशिएंट और ये कोरिलेशंस दोनों के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स द मेथड्स ऑफ कोरिलेशन. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये कोएफिशिएंट जो है यानी कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो एक्चुअली में फाइंड किया गया है बाय कार्ल पियर्सन. यानी कि इस चैप्टर का जो सबसे बेस है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो ढूंढा गया था बाय कार्ल पियर्सन. और कार्ल पियर्सन कौन है वो हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, तो कार्ल पियर्सन से ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है और कार्ल पियर्सन से ही इस टॉपिक्स का भी अंत होगा. ओके फ्रेंड, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्कैटर डायग्राम. अब ये चीज़ समझनी फ्रेंड्स, स्कैटर डायग्राम काम क्यों आता है और ये क्यों ढूंढा गया. देखिए, सालों पहले जब लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से लोग जब दूसरी कंट्री व्यापार करने जाते थे तो उस टाइम पे हो सकता था कि उसका कोई पार्टनर किसी और कंट्री का हो, ऐसी कोई लैंग्वेज वो जानता हो कि जो यहाँ पे इन लोगों के कोई काम की नहीं है. जैसे कि मान लो हम लोग यहाँ से कोई लोकल साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज हमें कैसे आएगी. तो ये स्कैटर डायग्राम जो था वो वहाँ पे ज़्यादातर काम आता था जहाँ पे ये लोग मेथड्स या लैंग्वेज को ज़्यादातर जानते नहीं थे. अब बिना लैंग्वेज, बिना कम्युनिकेशन से बिजनेस नहीं हो सकता था. अब उस तरह से अगर बिजनेस आप चला रहे हो और कोई दो चीज़ों के अंदर आपको स्टडी करना है तो फिर आप वहाँ पे विथआउट लैंग्वेज तो जा नहीं सकते हो. तो दोस्तों उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ इन द 1782, ये ईयर याद रखना फ्रेंड्स, इट्स फ्रॉम 1782 जब स्कैटर डायग्राम्स फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हुई. जापानीज लोग थे जिन लोगों ने स्कैटर डायग्राम को प्रेजेंट किया और वैसे ये उसके बाद कंप्यूटराइज भी किया गया था जब कंप्यूटर सिस्टम पूरी आ गई. ठीक है, तो सालों के बाद जब कंप्यूटराइज इसका हुआ तो कोरिलेशन वहाँ तक ही सीमित था. यानी कि डेटाज है, कंपैरिजन है और उससे जो कंपैरिजन्स का रिजल्ट निकलता था वो बस हमें यहाँ पे स्टडी करके उसका रिजल्ट शो कर देना था. लेकिन फ्रेंड्स, जब डायग्राम की बात आती है तो डायग्राम हमने 11th में पढ़ा था कि कई सारे उसकी लिमिटेशन भी है. कभी कभी वो परफेक्ट पिक्चर शो नहीं करता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डायग्राम्स की अगर मेजरमेंट गलत हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर स्कैटर डायग्राम आप कैसे ले सकते हो. तो उसी की वजह से फिर बाद में कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड प्रेजेंट हुई जो यूनिवर्सल फिर अप्लाई हुआ, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उस टाइम तो डेवलप्ड हो चुकी थी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर
और ये कार्ल पियर्सन जो थे उन्होंने बहुत बेसिक कंसेप्ट से इस कोरिलेशन को स्टडी करके रखा था। ओके फ्रेंड, तो ये था स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम के अंदर भी उसके टाइप्स है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं उसके टाइप्स। ठीक है, डायग्राम इसलिए हमें इसे डायग्राम से ही शो करना पड़ेगा। अगर मान लो फ्रेंड कोई पर्टिकुलर डायग्राम है, दिस इज द वाई एक्सिस और इट्स एक्स एक्सिस, और अगर मान लो वो कुछ इस तरह से जा रहा है, आपकी बुक में वैसे ये परफेक्टली दिया हुआ है, अगर वो इस तरह से जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। समझो फ्रेंड, अगर वो राइट से लेफ्ट से राइट में जा रहा है और अपवर्ड है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, फर्स्ट यूनिट कुछ ऐसा था, सेकंड यहाँ था, थर्ड ऐसा था, तो धीरे धीरे जब बढ़ रहा है तो इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस। अब उस टाइम पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हुआ करते थे ना फ्रेंड, तो उस टाइम पे बस सिंपली इसी तरह के कंसेप्ट को प्रेजेंट करके बोल दिया जाता था कि भाई ये दो प्रोडक्ट्स है और दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे टाइप्स ले सकते हैं, द एज ऑफ फादर एंड द एज ऑफ अ सन। ठीक है, ये दो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशंस। ठीक है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का एक एग्जांपल था, आ गया समझ में। दूसरा फ्रेंड्स उसका टाइप है, द सेकंड टाइप इज, पहले हम इसे समझ लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब ये फिर से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर प्रेजेंट हो रहा है, इट्स ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स है। ओके, अगर वो इस तरह से रिलेशन प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो यहाँ पे भी लेफ्ट से राइट ही जा रहा है लेकिन डाउनवर्ड जा रहा है, ये जो एक एक करके बढ़ना चाहिए उसकी जगह पे यहाँ पे जा रहा है, सो इट्स कॉल्ड अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर फ्रेंड? अब इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं एक्सपेंडिचर, और दूसरा ले सकते हैं शेविंग। सो ये दो चीज़ों का एग्जांपल आ जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। फ्रेंड इसी तरह से उसका एक थर्ड टाइप है, और उसका पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वैसे ये सारी चीज़ें जो है ना वो दो तरह के पार्ट्स में होती है, ज़रा ध्यान दो दोस्तों। चलो एक काम करते हैं, इसके साथ में प्रेजेंट करता हूँ, पहले यहाँ पे इसका प्रेजेंट कर लेते हैं। ये एक परफेक्ट लाइन में है, अगर ये ऊपर नीचे है लेकिन जा रही है पॉजिटिव स्लोप है, अगर ये ऊपर नीचे है लेकिन ये जा रही है परफेक्ट पॉजिटिव स्लोप है, तो उसे बोला जाएगा पार्शियली, वैसे इसके दो नाम है, हाँ चलो ऐसा ही करते हैं, इसे सिंपल कंसेप्ट पे लेते हैं, पार्शियली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जरा देखो दोस्तों, ये जा तो ऊपर ही रहा है, बढ़ तो रहा है, लेकिन एक लाइन में नहीं है, और उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द पार्शियली, है ना, पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव कोरिलेशंस। तो चौथा टाइप हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव कोरिलेशन। मैं इसके साथ इसलिए ले रहा हूँ कि आपको इस दोनों को कंपेयर करने में थोड़ी आसानी रहे। ये डाउनवर्ड ही जा रहा है, लेकिन आप जरा देखो दोस्तों, तो ये जो चीज़ है वो जा रही है नीचे की ओर, यानी कि ये हो जाएगा पार्शियली या पार्शियल अ नेगेटिव कोरिलेशन। चलो मैं समझा दूं फ्रेंड, अगर वो फादर की एज और सन की एज का परफेक्ट एग्जाम्पल है तो वो हो जाएगी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है तो वो हो जाएगी परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर ऐसा कोई है, मान लो प्रॉफिट और सेल्स की बात है, भाई उस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दिन ब दिन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जो सीक्वेंस में प्रोग्रेस करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोग्रेस तो कर रहा है ना, तो फिर हम उसे बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। इज इट क्लियर? चलो उसी तरह से फिर उस कंपनी का जो प्रोडक्शन के साथ साथ रॉ मटेरियल कंजप्शन जो है वो नेगेटिव है। कोई कंपनी ऐसी होती है कि चलो सेल्स तो हो रहा है लेकिन उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि मशीनरी अच्छे नहीं है, वर्कर्स अच्छे नहीं है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन है, मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उनका जो प्रोडक्शन सेलिंग पोर्शन है वो नेगेटिव जा रहा है। प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है लेकिन मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, तो ये देखो अब जरा जा तो डाउनवर्ड रहा है लेकिन एक लाइन में नहीं जा रहा है, तो इसे बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव
कोरिलेशन। आया समझ में फ्रेंड? देखो मैंने इसलिए ये चारों के चारों टॉपिक आपको समझाया है क्योंकि ये चारों के चारों जो टॉपिक है ना वो एमसीक्यू के अंदर आते हैं। आपको एक तरह का पिक्चर दिया वो लोग दे देंगे और फिर बोलेंगे कि गिव द टाइप ऑफ दिस डायग्राम, या ये कौन से डायग्राम या कौन से टाइप का है वो आपको यहाँ पे समझाना है। सो फ्रेंड्स, दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। और हमें ये जब लैंग्वेज का बैरियर्स हुआ करता था, जब प्रॉब्लम्स हुआ करती थी लैंग्वेज के अंदर, तो ये स्कैटर डायग्राम जो था वो उस टाइम पे स्टडी पे वो लोग लेते थे। आया समझ में? और एक लास्ट फ्रेंड 5th नंबर का, ये है वैसे कोई काम का नहीं लेकिन फिर भी हमें स्टडी में तो इसे लेना ही पड़ेगा। 5th टाइप, दिस इज द ओरिजिन फ्रेंड। ओके, अब ये कुछ ऐसा है, ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है, ना तो वो अप से डाउन जा रहा है ना तो डाउन से अप जा रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अ लेक ऑफ, इसे नाम दिया जाएगा लेक ऑफ अ लीनियर कोरिलेशन। वैसे ये टाइप ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक्चुअली फ्रेंड ये टाइप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार फिर से फ्रेंड, दिस इज द पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। कैसे मैंने आपको समझाया? नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वो मैंने आपको समझाया, पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। और दिस आर द लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, यानी दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि द एज ऑफ सन और एज ऑफ सैलरी ऑफ फादर। अब फादर की सैलरी के साथ बच्चे की एज का कोई लेना देना है नहीं, तो वहाँ पे हो जाएगा 0। इज इट क्लियर फ्रेंड? सबको समझ में आ गया ये ग्राफ्स? ये चीज़ें आपके बुक में दी हुई है। अब हमें इसे थोड़ा इजी करके समझना है। मैं आपको यहाँ पे ही समझा देता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा इजी कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि ग्राफ्स, वैसे ये तो ग्राफ में था, जब सम आएंगे तो ये कमेंट हमें सम में भी करनी है। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ से लेकर समझाता हूँ। देखना फ्रेंड्स, ये 0 है, इट्स अ -1 और इट्स अ 1। अगर वो यहाँ पे है, चलो हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि अगर वो बंदा यानी वो हमारा रिलेशन यहाँ पे है, सो इसे हम बोलेंगे, अगर हमारा आर या हमारा आंसर यहाँ पे तो उसे हम बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ध्यान से समझना फ्रेंड, अगर ये पिक्चर शो हो रहा है तो मतलब उसका आंसर 1 है, तो हम उसे बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर? अगर मान लो वो 0 और 1 के बीच में यानी पॉजिटिव है, लेकिन इसके मान लो 0.5 है लेकिन पॉजिटिव है, तो इसे हम बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। आया समझ में? परफेक्ट पॉजिटिव था जब वो एग्जैक्ट 1 है, जब 0 और 1 के बीच में लेकिन पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव। अगर वो यहाँ पे है एग्जैक्ट 0 है तो इट्स अ लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन। अगर वो फ्रेंड यहाँ पे है, चलो यहाँ पे पहले लेते हैं, अगर वो यहाँ पे है तो अब आप समझ गए नेगेटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आई बात समझ में? और अगर ये मिड में है, यहाँ पे है, तो इसे हम बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। इज इट डन फ्रेंड? मैंने आपको ये न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाया कि अगर ये चीज़ आप अपनी नोटबुक में दोस्तों जब चैप्टर स्टार्ट करो वहाँ पे कहीं जगह पे लिख दो जिससे ये याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। जब तक आप कोरिलेशन पढ़ोगे इन फ्यूचर, तब तक ये जो मैंने लिखे हुए 5 कंसेप्ट है वो आपको बहुत ही काम आएंगे। ठीक है? और कोई बंदा इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट अच्छे से तो नहीं कर पाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे अच्छे से लिख दो। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत सालों लगते हैं किसी को समझने के लिए। मैंने आपको चुटकी में समझा दिया है कि अगर वो परफेक्ट 1 है तो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है लेकिन 0 और 1 के बीच में है तो वो पार्शियल पॉजिटिव है, अगर वो आंसर ही 0 शो कर रहा है तो वो है लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन, अगर वो -1 और 0 के बीच में है तो इट्स अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन,
और अगर वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है मतलब उसका आंसर 1 है। अब एक जो बात मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, वो एकदम ध्यान से, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस पूरे के पूरे मैंने जो टेबल बनाया ना, उसका मतलब ये होता है कि आपका आर का आंसर, आपके आर का आंसर, अब आर क्या था, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट, आपके आर का आंसर -1 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में होगा। या अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो -1 से लेकर ये 1 के बीच में उसका आंसर होगा। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड ये एग्जैक्ट उसी तरह से ही शो करेगा जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है फ्रेंड, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला था ना कल कि हमारा ये जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और मैंने इसलिए इसे रिकॉर्ड किया हुआ है, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपको कोई क्वेरी कोरिलेशन के बारे में हो रही है ना तो एक बार इसे देख लेना, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार वो चीज़ें याद दिलाएगी जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। ठीक है, और देखो दोस्तों, मैंने कोई भी बात, मैंने 11th में भी कोई भी बात बताई है ना कि ये चीज़ काम की है, तो वो कहीं ना कहीं तो काम में आई ही आई है। ठीक है, तो इसी तरह से ये मैंने जो चीज़ बताई ना बेटा, ये एक तो चीज़ और ये, वो दोनों पार्ट्स कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी मात्रा में काम में लेना है। ठीक है, सो ये चीज़ें फ्रेंड याद रखो। जब भी मैं कोई टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, जब भी मैंने किसी टॉपिक पे बार बार फोकस किया हुआ है, तो उसका मतलब बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ हमारे किसी भी चैप्टर के लिए हो, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इस तरह के छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान में नहीं दोगे ना दोस्तों, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। आप गाड़ी चलाना सीख गए हो, आपने टेस्ट ड्राइव भी दे दिया, लाइसेंस भी आ गया, लेकिन सिर्फ गाड़ी चलाना सीखने से, ड्राइविंग लाइसेंस आने से क्या गाड़ी के एक्सीडेंट्स नहीं होंगे? मैंने तो ऐसे लोग भी देखे जो परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो है ना अच्छे से एक्सीडेंट करके आते हैं। तो देयर आर लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स। कई तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। बस वो छोटी छोटी चीज़ें ना, वो ही सबसे बड़ा कारण बनती है किसी फेल्योर के लिए। तो मैंने ये जो 3 चीज़ें आज बताई, एक तो ये डायग्राम प्रेजेंटेशन जो बताया, और डायग्राम प्रेजेंटेशन के साथ मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन बताया कि अगर आंसर न्यूमेरिकल में हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपको बेसिकली स्टडी करनी है। और मैंने आर का आंसर भी आपको समझाया कि आर का आंसर इज -1 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में। इन सिंपल लैंग्वेज -1 से 1 के बीच में उसका आंसर होता है। यानी फ्रेंड, इस पूरे चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट या एक बहुत अच्छी बात है, मेरी बात ध्यान से समझो दोस्तों, आर का आंसर कभी भी इन दोनों के बाहर नहीं जाएगा। ये आपके दिमाग में फ्रेंड इसे बिठा दो, क्योंकि जब बड़े कैलकुलेशन आएंगे ना, जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो उसके ही बीच में या इसके ही अंदर वाला होगा। और अगर आपका आंसर उसके -1 से बाहर या +1 से बाहर आ रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका कैलकुलेशन गलत है। और बच्चे, मैंने ऐसा बहुत बार देखा हुआ है कि इक्वेशन सही डाल देते हैं, मेथड सही कर देते हैं, कैलकुलेशन गलत होने की वजह से आंसर गलत आता है। फिर उनको इतना समझ में नहीं आता है कि भाई ये आर है और आर का आंसर -1 to 1 के बीच में होता है। तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर देना है। और मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि परफेक्ट पॉजिटिव का आंसर 1 होता है, परफेक्ट नेगेटिव का आंसर -1 होता है, और जब भी लेक ऑफ लीनियर कोरिलेशन हो तो उसका आंसर 0 होता है। और अगर वो पार्शियली है तो इट्स बिटवीन अ -1 to 0, नेगेटिव की बात चल रही है, और अगर वो पार्शियली पॉजिटिव है तो इट्स बिटवीन अ 0 to +1। सो फ्रेंड, दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था कि ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। और अगर ये दिमाग में बैठ गया है तो फिर आने वाला कैलकुलेशन मेथड जो आपके चैप्टर का 90% हिस्सा कवर कर रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ मेथड सीखने से, सिर्फ फॉर्मूलाज लर्न करने से काम खत्म नहीं होता है। यहाँ आपको अपना बेसिक भी यहाँ पे क्लियर करना होता है फ्रेंड। बात आगे सबको समझ में एकदम परफेक्टली। मैंने इसलिए इसे रिकॉर्ड किया हो कि इसे आप बार बार देख सको, और जब भी आपको कोई क्वेरीज क्रिएट हो रही है ना फ्रेंड, तो ये वीडियोस आपको देख लेने हैं। डन है? ओके ओके फ्रेंड, अब हमने स्कैटर डायग्राम को ले लिया। मैंने ये भी आपको समझाया है कि स्कैटर डायग्राम क्यों डेवलप हुआ था इन द 1782, बिकॉज बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। किसी बाहर की कंट्री का बंदा किसी अंदर के
या किसी बाहर की कंट्री का बंदा कोई और कंट्री के अंदर जाकर जब बिजनेस करता था तो वो लोग जो थे वो अपनी लैंग्वेज से इतने ज़्यादा वेल नोन नहीं थे। और उसी की वजह से क्या होता था, या मैं मानूँ चलो लैंग्वेज को तो छोड़ो, लेकिन बेसिक जो वहाँ के टर्मिनोलॉजी होती है ना मार्केट की, वो करीबन बाहर के लोग नहीं जानते थे, जो टूरिस्ट आते या जो फॉरेनर्स आते थे। और उसी की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये स्कैटर डायग्राम किसी बंदे ने नहीं ढूंढा है, कोई ऐसा स्पेशल इसका कोई इन्वेंशन करने वाला नहीं है, लेकिन ये वहाँ के लोकल बंदे जो थे ना, जो लोग कहीं बाहर व्यापार करते थे, बस उन्हीं ही लोगों ने ये स्कैटर डायग्राम को डेवलप किया था, जिसकी वजह से उनको ना तो ज़्यादातर दिक्कत आती थी लैंग्वेज के अंदर और ना तो ज़्यादा टाइम लगता था। देखा पिक्चर समझ में आ गया कि क्या क्या एक्चुअली ये रिलेशंस है और काम हो जाता था। जैसे कि फ्रेंड्स इंडियन क्रिकेट टीम या कोई मैच चल रही है तो आप देखना जरा इस तरह के ग्राफ शो होते हैं, एक टीम जा रही है फिर दूसरी टीम उसके पीछे आ रही है, तो कुछ अप्स डाउन वाले ग्राफ होंगे। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, अच्छे से, या आप गूगल पे सर्च लगा लो, उन लोगों का कोई ये ग्राफ नीचे लिखा हुआ होगा लीनियर कोरिलेशन, क्योंकि वो जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ एक्चुअली लीनियर कोरिलेशन प्रेजेंट कर रहा है। कहाँ पे विकेट पड़ी तो वहाँ पे विकेट पे एक बॉल होगा अलग कलर का, आप देखना ध्यान से, तो वो लीनियर कोरिलेशन का ग्राफ है या वो स्कैटर डायग्राम का ग्राफ है। बात आगे सबको समझ में फ्रेंड? एकदम परफेक्ट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया स्कैटर डायग्राम। अब स्कैटर डायग्राम की लिमिटेशन क्या थी फ्रेंड? तो स्कैटर डायग्राम की लिमिटेशन थी कि कभी कभी वो जो पॉइंट्स या जो प्रेजेंटेशन होता था वो कभी कभी आर्टिफिशियल हो जाता था, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करने से उनका जो प्रेजेंटेशन आता था वो कभी कभी गलत आता था। तो अब कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि मान लो -1 है, ये चीज़ है, तो अगर यहाँ पे प्लॉटिंग हुआ है तो ना तो बीच वाला है, अब यहाँ पे प्लॉटिंग हुआ है तो उसे क्या समझे, या एग्जिट यहाँ पे प्लॉटिंग हुआ है तो क्या समझे, या यहाँ पे प्लॉटिंग है तो क्या समझे। तो उसी की वजह से स्कैटर डायग्राम को ज़्यादातर जो स्टडी करने वाले लोग हैं, जिनको डीप स्टडी करनी है, जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इसे प्रेजेंट नहीं करते। फिर भी आज भी बड़ी मात्रा में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कार्ल पियर्सन की जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है ना, वो ये लीनियर कोरिलेशन के अंदर आती है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो फ्यूचर में आप कॉलेज में गए तो वैसे तो यहाँ पे 3 ही मेथड आपको पढ़ाई गई है, कॉलेज में और 3 मेथड है इसकी जो ऐड की जाएगी पे 5 बाद में, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फ्यूचर में पीएचडी कर रहे हो, मान लो आपने कोई अच्छी सी डिग्री ले ली और उसके बाद आपको किसी पे रिसर्च करना है यानी पीएचडी करना है, तो पीएचडी के अंदर जो डेटाज होते हैं, फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स 11th को कलेक्शन ऑफ डेटा और एनालिसिस जो डेटा है ना, वो इसी से होता है, लीनियर कोरिलेशंस। यानी अगर आपको चैप्टर यहाँ पे कोई डाउट्स में नहीं होगा ना, तो उस टाइम पे पीएचडी जब आप कर रहे हो तो आपको काम आएगा। थोड़े दूर चले गए ना हम लोग, नज़दीक की बात कर रहे हैं। हमारे 12th के अंदर इस चैप्टर का वेटेज 12 मार्क्स का है, यानी 12 मार्क्स का इसके अंदर से पूछा जाता है और उसमें बड़ा सम यानी कि 5 मार्क्स का एक सम इसमें आता है, बराबर है। और एक बहुत बड़ी बात, अगर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड आपको आ गई समझ में, अगर स्कैटर डायग्राम के सम्स आपको सॉल्व होने अच्छे से आ गए, तो फिर 3rd चैप्टर्स अ लीनियर रिग्रेशंस और 4th चैप्टर अ टाइम सीरीज, वो दोनों के दोनों आपके लिए एक गेम हो जाएगी, एक खेल हो जाएगा, क्योंकि आपको 2nd चैप्टर अच्छे से आता है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं दोबारा ये बात रिपीट कर देता हूँ कि हम इस चैप्टर में बहुत मेहनत करने वाले हैं, बराबर है। चलो आज का आपका होमवर्क क्या है, तो आपकी एक्सरसाइज जो फ्रेंड दी हुई है 2.1 वो स्कैटर डायग्राम है। 2.1 के अंदर जो दिया है वो स्कैटर डायग्राम है। अगर आप फर्स्ट सम देखोगे तो वहाँ पे प्राइस दी है और मंथली सप्लाई दिया हुआ है। तो प्राइस फिक्स्ड होती है इसलिए वो एक्स एक्सिस पे आएगी और सप्लाई आएगा वाई एक्सिस पे। सेकंड जो सम है उसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपको यहाँ ले लेनी है और प्रॉफिट आपको यहाँ ले लेना है, बराबर है। थर्ड है दोस्तों मिनिमम डेली टेम्परेचर है और सेल ऑफ अ वुलन क्लोथ्स है, तो टेम्परेचर को यहाँ पे ले लेना और सेल ऑफ वुलन क्लोथ यहाँ ले लेना। ये 3 सम्स आपको मुझे सॉल्व करके, जैसे इलिस्ट्रेशंस में उन लोगों ने सॉल्व करके दिया हुआ है उसी तरह से स्कैटर डायग्राम सॉल्व करके मुझे पिक सेंड करना है। क्लियर है? तो ये काम आज हो जाना चाहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, द कार्ल पियर्सन्स मेथड, और वो कोई मिस मत करना, क्योंकि दिस इज़ द आई थिंक हम लीनियर कोरिलेशन के अंदर ये यूट्यूब का लास्ट लेक्चर है। हम लोग न्यू मेथड से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे,
बाय गूगल मीट, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो आपको शेयर करने के लिए ही हमें बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उनको ही शेयर होगा जिनको हमने उस अलग ग्रुप में ऐड किया हुआ है, बराबर फ्रेंड। तो वहाँ पे मिलेंगे। हाँ, अगर मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपको काम में लेने की ज़रूरत है, जैसे कि स्पीयरमैन की हम स्टार्ट करेंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पीयरमैन का कंसेप्ट आपको समझाना है, तो हो सकता है कि उस टाइम पे मैं एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, जब आप स्पीयरमैन की स्टडी करोगे तो उसमें भी आपको हेल्प होगी, ठीक है फ्रेंड। तो अब मेहनत बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दो, ओके। और अगर ये सम सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम लगी तो ज़्यादातर आप लोग मेरा कांटेक्ट कर ही लेते हो डायरेक्टली, ठीक है, तो सीधा फ़ोन कर देना फ्रेंड्स, बराबर है। और अब थोड़ी मेहनत बढ़ा दो, क्योंकि ऐसे न्यूज़ आ रहा है कि एग्ज़ाम आपकी जो होगी वो फाइनल एग्ज़ाम सीधी हो जाएगी अगर दिवाली तक ये हमारा लॉकडाउन चला तो, ठीक है। और पढ़ाई तो हमें कंपल्सरी करनी है, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 चैप्टर निकल जाए सिलेबस में से, लेकिन वो हमारी स्टडी, हमारे एजुकेशनल लाइफ के अंदर से नहीं निकलने वाले। ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए चैप्टर हैं। अगर आप अभी उस चैप्टर में ध्यान नहीं लोगे तो हो सकता है कि जब आप नेक्स्ट लेवल में जब जाओ पढ़ाई के लिए तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, और उस टाइम पे, उस लेवल पे कोई बंदा आपको बेसिक चीज़ें नहीं सिखाएगा। तो फोकस थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा फ्रेंड, बराबर। चलो मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।